गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्या है। देखो, सिंपल सी बात है, जब आपने कोई काम किया, ठीक है, उस काम का जो रिज़ल्ट आया वो उस अकॉर्डिंग नहीं आया जो आना चाहिए था। जैसे कि मान लो कि आपने कोई, चलो मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, आपने कोई मैथ्स का सम सॉल्व किया, उसका आंसर आना चाहिए था 90। ठीक है, मैथ्स का सम सॉल्व किया, उसका आंसर आना चाहिए था 90, लेकिन उसका आंसर क्या आ गया हमारा 85। तो उस आंसर को हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। मतलब कि जो पहले से स्पेसिफिकेशन थी उससे रिजल्ट बिल्कुल आउट आया है, बिल्कुल अलग आया है। ठीक है, तो यही हमारा, अगर हम फार्मास्यूटिकल की फील्ड में बोलें, यही हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन एक रिजल्ट ऑफ, अब क्या होगा, कोई हम प्रोसेस कर रहे हैं या फिर प्रोसेस कर चुके हैं, उसके बाद जब हम इंस्पेक्शन करते हैं ना, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो इट इज़ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट और इन प्रोसेस प्रोडक्ट विच फॉल आउट ऑफ स्पेसिफिक लिमिट दैट आर मेंशन्ड इन ड्रग मास्टर फाइल। मतलब जो चीज़ ड्रग मास्टर फाइल में लिखी है उसकी तरह रिज़ल्ट हमारा नहीं आया। जब हम एनालिसिस करें ना किसी सब्सटेंस की, एनालिसिस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो बिल्कुल अलग आया है, जो जो मैच नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, जो ड्रग मास्टर फाइल में लिखा है ना उससे मैच नहीं हो पा रहा। तो सिंपल टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, रिजल्ट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बैच दैट इज फॉलिंग आउट ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैब्लिश स्पेसिफिकेशन। मतलब जो रिजल्ट आया है वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू जो है उससे बिल्कुल अलग आया है। जो मैंने आपको मैथ्स का बताया ना, मैथ्स का सम सॉल्व किया, रिजल्ट आया हमारा 90, लेकिन आना चाहिए था 100। तो इस 90 को क्या बोलेंगे हम, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंसर आया है वो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन से बिल्कुल अलग आया है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे कि अब ये फार्मास्यूटिकल की फील्ड का एग्जांपल है। हम कोई मान लो ऐसे कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस का, किसी एक ड्रग, पर्टिकुलर ड्रग का हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कि कंपेयर करते हैं उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से और टेस्ट वैल्यू से, जो पहले से वैल्यू दी हुई है उससे और जो रिज़ल्ट आया है उससे। अब ऐसे करने के टाइम पे क्या है, हमारा आंसर आना चाहिए था 95 से 105%, लेकिन हमारा आंसर क्या आया है 94.2%। तो हमारा ये आंसर क्या कहलाएगा, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्या क्या है, इसे ऑब्जर्व कब किया जाता है, ठीक है, और ये किस किस वजह से होता है, और इसको ठीक है, इसका ओवरव्यू, और एक इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्व कब किया जाता है, अब कोई भी आप आंसर कर रहे हो, ठीक है, मैथ्स का ही मान लो, जो हमारा आंसर गलत आया है, आप ऑब्जर्व कब करोगे उसको, जब आप उसकी एनालिसिस करोगे, घर पे जाने के बाद आंसर चेक करोगे, है ना, या फिर अपने दोस्तों से चेक करोगे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि कब ऑब्जर्व किया जाता है हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन को, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ, चेकिंग के टाइम पे। किसके चेकिंग के टाइम पे, हमारा स्टेबिलिटी स्टडी के टाइम पे, या फिर हम फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश एपीआई की स्टडी करते हैं तब, या फिर जो प्रोडक्ट हो रहा है इन प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस कर रहे हैं ना हम, उसके स्टडी के टाइम पे, रॉ मटेरियल्स की स्टडी, या फिर जो पैकिंग मटेरियल है उसकी स्टडी के टाइम पे। ठीक है, तब हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन पता लगता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक एरर होता है, जो काम करने के बाद हमारा जो काम प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, वो हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है। और ये चेक कब करते हैं हम, स्टडी के टाइम पे, इन सब चीज़ों की स्टडी के टाइम पे। अब क्या बात आती है, ये होता किस वजह से है। मतलब हमने पढ़ लिया कि ऑब्जर्व कब किया जाता है, लेकिन एक वो भी तो चीज़ आएगी ना कि ये होता क्यों है। ठीक है, हमारा आंसर गलत आया है, गलत आया क्यों है, क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं उसको। ठीक है, या फिर हमने कोई करते हुए फॉर्मूला गलत लगा दिया। ठीक है, या फिर क्या हो गया हमारा कोई हमारा, और क्या हो सकता है हमारा इसमें, कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई, है ना। तो वही चीज़ है कि हुआ किस वजह से है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। मतलब मैंने तो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से नहीं, और भी चीज़ों की वजह से होता है। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं ताकि समझ में आ जाए। 3 चीज़ों की वजह से लिखा है मैंने यहाँ पे, लेबोरेटरी की वजह से, प्रोसेस रिलेटेड, या फिर सैम्पल होमोजीनियसिटी। लेबोरेटरी मतलब कोई एम्प्लॉय से लेबोरेटरी में कोई एरर हो जाए, उसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट आ सकता है। वो एरर कौन कौन से हो सकते हैं, एनालिसिस के मेथड के टाइम पे जो एरर होता है वो, या फिर हम नॉन कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, नॉन कैलिब्रेटेड मतलब पहले से उनको
प्री वेरीफाई ना किया गया हो, वो वाले इंस्ट्रूमेंट होना, मतलब उनको क्लीन ना किया गया हो और फिर पहले से सामान बनाया था इक्विपमेंट में, वही वाला इक्विपमेंट फिर से ले लिया बिना क्लीन किए, वो होता है नॉन कैलिब्रेटेड। ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम पे एरर, एनालिस्ट का एरर, इंस्ट्रूमेंटल फेलियर, इसकी वजह से हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आंसर आ सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आएगा हमारा प्रोसेस रिलेटेड। प्रोसेस में क्या क्या आता है हमारा, एक जो हमारा प्रोसेस के टाइम पे गलतियाँ होती है वो कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं हमारा, या तो इक्विपमेंट गलत है, फेल इक्विपमेंट ने काम करना गलत कर दिया है, फिर वो गलत काम कर रहा है। डेविएशन फ्रॉम वैलिडेटेड प्रोसीजर, जो प्रोसीजर लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग काम ना करके दूसरा काम करना, जो हम मोस्टली अपने कॉलेज में लैब में करते हैं, जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग तो हम करते नहीं, हम अपना दिमाग चला के कुछ नया काम करते हैं, है ना। तो वही चीज़ हो गई हमारा डेविएशन फ्रॉम वैलिडेटेड प्रोसीजर, उसकी वजह से हमारा आंसर हमेशा ही गलत आता है ना। तो वही चीज़ है। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर इंटरमीडिएट यूज़, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है उनकी क्वालिटी अच्छी ना होना, उसकी वजह से भी हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आ सकता है। अब हमने पढ़ लिया ये सारा, अब हमें पढ़ना है सैम्पल होमोजेनिसिटी। सैम्पल की वजह से भी हमारा एरर आ सकता है। इसमें क्या क्या आएगा हमारा, सैम्पलिंग एरर, हैंडलिंग ऑफ सैम्पल, पूलिंग ऑफ सैम्पल। या तो हमारा सैम्पल ही गलत है, ठीक है, या तो हम सैम्पल को हैंडल नहीं कर पाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ढंग से नहीं ले जा पाए, इसके टाइम पे इसमें एरर हो गया। और नेक्स्ट क्या होता है, पूलिंग ऑफ सैम्पल। गाइस सॉरी, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही है ना उसकी वजह से बहुत सॉरी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती इस नॉइज़ का, इनको मैं कैसे मना करूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा, पूलिंग ऑफ सैम्पल। पूलिंग ऑफ सैम्पल मतलब सैम्पल का एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है, इसकी वजह से तो हमारा वो क्या होगा, कंटामिनेट हो गया सैम्पल हमारा, तो रिज़ल्ट हमारा गलत ही आएगा, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट ही आएगा। ठीक है, ये तो हमारा सारा का सारा हो गया सैम्पल। हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्या क्या है, किस किस वजह से होता है ये, ठीक है, और कब ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा इसका ओवरव्यू, मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में हमने जितना ही पढ़ा उसका अगर हम ओवरव्यू लेंगे तो ओवरव्यू में क्या आएगा, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड आउट ऑफ डिफाइंड टेस्ट लिमिट, मतलब जो पहले से टेस्ट लिमिट हैं उसके बिल्कुल अलावा जो रिज़ल्ट आया है उसे हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, मैं आशा करती हूँ कि आपने पहले का सारा सवाल सुना होगा ढंग से। तो फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट इंडिकेट दैट मैन, अब क्या होता है अगर हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आंसर, मतलब आंसर बार बार गलत आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिजल्ट जो है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की बिल्कुल गलत हो रही है और एनालिटिकल जो रिजल्ट चेक कर रहे हैं हम बार बार वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये चीज़ को हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, मार्केट कंप्लेंट आएंगी, बैच रिजेक्ट होंगे हमारे, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अगर बैच रिजेक्ट होंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारा नॉर्मल सी बात है लॉस होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या है, व्हेन आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन अराइव अ रूट कॉज ऑफ एनालिसिस नीड टू परफॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ ओएस। अब क्या है, जब हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आएगा आंसर हमारा गलत आएगा तो नॉर्मल सी बात है ना, हमें रूट कॉज को देखना ही पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारा एरर ला रही है, ठीक है, सब्सटेंस में एरर ला रही है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ये तो हमारा हो गया ओवरव्यू। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्या है, ठीक है, और क्या ये ऑब्ज़र्व कब किया जाता है और ये किस वजह से होता है, इसका ओवरव्यू पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेट में इसके दो प्रोसेस होते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट एफडीए और एक और रेगुलेटरी अथॉरिटी है एमएचआरए, उन दोनों ने मिलकर अलग अलग गाइडलाइंस दी है ओओएस को इन्वेस्टिगेट करने की। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट एफडीए की, मतलब कि ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसने क्या गाइडलाइंस दी हैं ओओएस को इन्वेस्टिगेट करने की। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे है हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के दो फेजेस होते हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। ये है हमारा फ़ेज़ 1 जो मैं आपको ये लिखा हुआ पहले बताऊँगी, फिर बाद में ये बताऊँगी मैं आपको, और ये है हमारा फ़ेज़ 2। ये मैंने खुद से तो बनाया नहीं है, ये मैंने रिसर्च गेट करके एक रिव्यू आर्टिकल है वहाँ से लिया है फ़ेज़ 2। ठीक है, मैं आपको ये बाद में बताऊँगी, पहले हम पढ़ेंगे ये।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ OOS। फेज़ 1 और फेज़ 2 क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें? फेज़ 1 में क्या होता है, जो हमारा QA डिपार्टमेंट या फिर QC डिपार्टमेंट होता है, इनका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट ये 2 फेजेज़ में करते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या होता है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब हम लैब की सारी चीज़ों को हम क्या QA QC डिपार्टमेंट या फिर जो एनालिस्ट है वो, ये सब मिलके लैब को इन्वेस्टिगेट करते हैं। लैब में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब सैंपल की कंडीशन कैसी है, ठीक है, हमने सॉल्यूशन जो इंडिकेटर लिया है वो कौन सा लिया है, उसकी एक्सपायरी, उसकी शेल्फ लाइफ, सब कुछ। चेक द रिएजेंट यूज फॉर एनालिसिस, और क्या हमारा डाइल्यूशन कैसा है, कैलकुलेशन कैसी हुई है, वेइंग इक्विपमेंट कैसा है, सब कुछ हम टेस्ट करते हैं इसमें। वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। फाइनली इस सब को हम एनालिस्ट से फिर से डिस्कस करते हैं। एनालिस्ट कौन हो गया, QA QC से डिस्कस करते हैं, इसकी समरी लेते हैं, और जो चीज़ गलत आ रही है उस पर हम फिर से वर्क करना शुरू करते हैं। ये तो हमारा हो गया फेज़ 1। अब अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में क्या आएगा हमारा, रिव्यू ऑफ प्रोडक्शन एंड एडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग। मतलब यहाँ पे तो हमने लैब की टेस्टिंग की थी, ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्शन की टेस्टिंग करेंगे, और जो हमारा लेबोरेटरी टेस्टिंग होती, यहाँ पे हमने लैब की थी ना, यहाँ पे हम टेस्टिंग की चीज़ें देखेंगे। अब प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ के लोग, वहाँ पे इक्विपमेंट कौन से हो रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के कौन कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं, और जो प्रीवियस हिस्ट्री है ना वो सब। पर्सनल में ये सब देखेंगे, इक्विपमेंट में ये सब, क्वालिटी कंट्रोल में ये सब, और हिस्ट्री में ये सब, ये पढ़ेंगे हम आगे। देखिए अब क्या है हमारा, इसमें हम देखेंगे फेज़ 2, हमें पढ़ना है फेज़ 1। देखिए हमें पढ़ना है फेज़ 1 इन्वेस्टिगेशन। तो फेज़ 1 में मैंने बताया था ना आपको, लेबोरेटरी की सारी चीज़ें देखते हैं। उसमें हम क्या क्या देखते हैं, कंडीशन ऑफ सैंपल, सैंपल में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, इसका फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टोरेज कैसी है वो, और कंटेनर की लेबलिंग कैसी है सैंपल की, ठीक है, चेक बैलेंस एंड कैलिब्रेशन, कि वो साफ़ सुथरा है या फिर नहीं, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। अब एक दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा, और हम इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन में क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट का नाम, ID और उसका डेट कि कब कैलिब्रेट हुआ है, अगर कैलिब्रेट नहीं हुआ तो उसकी डेट कि वो कब कैलिब्रेट होगा। रिएजेंट, जो हम एनालिसिस में रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो, उस रिएजेंट की क्या क्या चीज़ें देखेंगे, रॉ डेटा, फिजिकल अपीयरेंस और वैलिडिटी। ऐसे करके हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, और लास्ट में क्या होगा, एनालिस्ट मतलब QA QC से डिस्कस करेंगे एनालिस्ट से, और फाइनली हम पॉइंट्स को लिखेंगे जो हमें गलत लगा है वहाँ पे, ठीक है, और जिसने इन्वेस्टिगेटर किया है उसका रिमार्क क्या क्या है उसके लिए। फाइनली अगर फिर से इन्वेस्टिगेट करना हुआ तो फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे, और कंक्लूजन क्या आया वो, और करेक्टिव एक्शन जो हम फाइनली मैंने बताया ना, जो चीज़ गलत लगी उस पर करेक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो करेक्टिव एक्शन लिखेंगे, और फाइनली QA QC मैनेजर जो है उनके साइन यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फेज़ 1 हो गया। और फेज़ 2 में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या क्या था, पर्सनल इक्विपमेंट प्रोडक्शन। पर्सनल में क्या क्या था कि हमारा पर्सनल ट्रेंड है कि नहीं है, उससे जॉब के बारे में पता है कि नहीं पता है, उसने नेसेसरी प्रोडक्टिव इक्विपमेंट मतलब PPE किट एंड ऑल पहन रखा है कि नहीं पहन रखी, इसके बारे में। इक्विपमेंट के बारे में क्या देखेंगे, इक्विपमेंट करेक्ट है कि नहीं है, इसमें कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, वो कंडीशन कैसी है, वो गुड क्वालिटी में है या फिर नहीं है, QA एनालिसिस से पहले से उसने इंस्पेक्ट किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ, ठीक है, कैलिब्रेट मैंने बताया था अभी। ऐसे ही हम प्रोडक्शन के बारे में भी ऐसी चीज़ें देखेंगे, और क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन सी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वहाँ पे हो रही है वो भी देखेंगे हम, और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कि ये सब जो एरर्स अभी आए हैं वो पास्ट में आए हैं या फिर नहीं आए। फिर वही अगर हमें इसमें गलत लगेगा तो हम उसकी फिर से एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद QA से डिस्कस करेंगे, और जो हमें चीज़ लगेगी ना गलत है तो हम उसका नाम, लिमिट, रिज़ल्ट सब कुछ लिखेंगे। फाइनली करेक्टिव एक्शन देखेंगे इसका, यहाँ पे ये क्या होगा, हम QA QC से डिस्कस करने के बाद उनके सिग्नेचर लेंगे, कंक्लूजन और करेक्टिव एक्शन, और फिर से उनके सिग्नेचर, ठीक है। यही सारी की सारी हमारी रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें देनी पड़ती हैं, जो QA QC डिपार्टमेंट फॉलो करता है। तो मेन चीज़ तो आपको यहाँ पे यही देखनी है, वो तो मेरा एम ये था आपको वो चीज़ बताने का कि पता लग जाएगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन होती है।
मेन हमें ये देखना है कि 2 फेज़ में होती है। पहले फेज़ में लेबोरेटरी होती है और दूसरे फेज़ में हमारा प्रोडक्शन होता है। लेबोरेटरी में लैब की सारी चीज़ें देखते हैं कि लैब में क्या क्या होता है, और प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन के अंदर कितने कितने लोग यूज़ हुए हैं उनके बारे में सब कुछ चीज़ें देखते हैं। तो गाइज़ थैंक यू वेरी मच। ये हमने पढ़ा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। एक हमारा होता है आउट ऑफ ट्रेंड और आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये मैं आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिफरेंस करके बताऊंगी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती, ठीक है। तो मस्ट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन OOS एंड OOT। ये तो हमारा हो गया। और मैं एक और चीज़, बच्चे काफ़ी पूछते हैं मुझसे कि आपने कहाँ से ये रेफरेंस लिया है, तो मैं बताती हूँ ये रेफरेंस मैंने किसी पर्टिकुलर बुक में से नहीं लिया है। ये रेफरेंस मैंने लिया है रिसर्च गेट और फार्मा गाइड, रिसर्च गेट की रिव्यू आर्टिकल्स और farmaguide.com, इन दोनों से मैंने ये सारा का सारा रेफरेंस लिया है। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट कि सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन, ये यहाँ से भी ले सकते हैं और आप यहाँ से भी ले सकते हैं। सो गाइज थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।